हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू जीसी 3.0। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम। कैसे हो? सब ठीक, सब बढ़िया, ग्रेट। चलिए, ऑसम। सो मेरे प्यारे बच्चों, आओ आज का लेक्चर में हम लोग हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स के टॉपिक को आगे बढ़ाएं। और पिछले लेक्चर में जैसा मैंने आप लोगों के साथ में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कंप्लीट कर ली थी, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ना। तो हेडिंग डाल लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़। यूं तो मैं आप लोगों को इसके अंदर टोटल 3 प्रकार की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूं। कितने टाइप की प्यारे बच्चों? 3 टाइप की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाने जा रहा हूं। सबसे पहली केमिकल रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहली, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी केमिकल रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहली केमिकल रिएक्शन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बाद जो सेकेंड केमिकल रिएक्शन में कराऊंगा दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और तीसरी सिखाऊंगा मैं आपको रिएक्शन विद मेटल। ये होते होते आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, मतलब वी आर इन द एंड ऑफ द चैप्टर, बट अभी एक तरीके से चैप्टर शुरू ही हुआ है। तो इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि सर ने बोल दिया चैप्टर खत्म हो रहा है, नहीं, शुरुआत है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की केमिकल रिएक्शन मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को पढ़नी है। लेकिन आज का लेक्चर जो मैं आप लोगों के साथ में शुरू करने वाला हूं, वो शुरू करने वाला हूं विद न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। याद रखना, मेजर टॉपिक, भले ही वो तुम्हारा जेई हो, भले ही वो तुम्हारा नीट हो, या तुम्हारा टर्म 1 हो बोर्ड का, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो सब लोग बढ़िया तरीके से हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे न्यूक्लियो बायोलॉजी घुसी जाती है, पता है तुमको। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, शानदार वाली हेडिंग डालेंगे और इस केमिकल प्रॉपर्टी को पढ़ना शुरू करेंगे। सर, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी कुछ बेसिक बातें बता दो। ये न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? देखो, एक्चुअली क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल में अगर मैं न्यूक्लियो वर्ड को उठाऊं तो बेसिकली न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। एंड हम लोग सब जानते हैं न्यूक्लियस इज बेसिकली अ पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज। ये एक पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीशीज होती है, यानी न्यूक्लियस पर टेक्निकली पॉजिटिव चार्ज दिखाई पड़ता है। वहीं अगर मैं फिलिक की बात करूं तो फिलिक का मतलब होता है लविंग, मतलब ये एक ऐसी स्पीशीज होगी जो न्यूक्लियस को पसंद करेगी, जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगी। अब सर, कोई चीज़ अगर न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड। डेफिनेटली आपका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? आपका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज्ड होगा। इसीलिए हमेशा ध्यान रखना, न्यूक्लियोफाइल को आप रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज न्यूक्लियस का सिंबल एंड उसके ऊपर एक माइनस चार्ज। दैट इज हाउ आप हमेशा एक न्यूक्लियोफाइल को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई? सर, आगे बढ़ते हैं। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है, मेरा मुंबई इंडियंस वर्सेस सीएसके का मैच चल रहा है एंड धोनी बैटिंग कर रहा है, सामने रैना खड़ा है, रोहित शर्मा कैप्टन के तौर पर फील्डिंग कर रहे हैं, एंड एकदम से उनको याद आ जाती है कि यार मुझे तो वड़ा पाव खाने जाना है। तो वो तुरंत भाग के कहाँ जाते हैं? वो तुरंत भाग के ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, पवेलियन में चले जाते हैं।
और वड़ा पाव खाने लग जाते हैं स्टैंड्स में बैठ के। लेकिन अब फील्ड पे तो 10 ही लोग रह गए। तो जैसे ही रोहित शर्मा बाहर जाता है, रोहित शर्मा की जगह दूसरा प्लेयर अंदर आ जाता है। रोहित आउट, अदर प्लेयर इन। मान लो एक मैच में मैं रोहित शर्मा को खिला ही नहीं रहा हूं, तो रोहित शर्मा तो ओपनिंग बैट्समैन है, तो भाई मैं रोहित शर्मा की जगह पर एक ऐसा प्लेयर खिलाऊंगा जो बैटिंग करे, जो ओपनिंग करे। ऐसा थोड़ी है कि मैंने रोहित शर्मा को बाहर करके ईशांत शर्मा को खिला लिया, शर्मा या रोहित शर्मा बाहर करके अनुष्का शर्मा को लिया आया, एक्टिंग करेगी ढिंका चिका ढिंग। नहीं, बैट्समैन जाएगा तो बैट्समैन आएगा। हाँ, अगर मैं मान लो बुमराह को निकाल दूं टीम में से, तो बुमराह की जगह मुझे उसी के लेवल का बॉलर चाहिए। दैट मीन्स सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जब एक जाएगा तो उसकी जगह दूसरा आ जाएगा, दैट इज सब्स्टिट्यूशन। लेकिन यहां पर भी एक बात ध्यान रखना कि अगर सब्स्टिट्यूशन में बैट्समैन बाहर जा रहा है तो उसकी जगह पर बैट्समैन आएगा, बॉलर बाहर जा रहा है तो बॉलर आएगा, विकेट कीपर जा रहा है तो विकेट कीपर आएगा। ठीक उसी तरह अगर रिएक्शन में से एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है तो बाहर भी कौन जाएगा? न्यूक्लियोफाइल ही जाएगा। मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो बेसिकली इन दिस रिएक्शन आप लोग क्या लिख सकते हैं? सो बेसिकली इन सच रिएक्शन a nucleophile replaces an existing न्यूक्लियोफाइल। अब यहां पर बस एक ही बात देखनी है, जो ज्यादा तगड़ा होगा वो रिप्लेस कर देगा, जो ज्यादा तगड़ा न्यूक्लियोफाइल होगा वो रिप्लेस कर देगा। अब इस रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, देखिए। मान लो तुम्हारे पास में ये एक अल्काइल हैलाइड है, ये एक अल्काइल हैलाइड है। हेलोजन इज हैविंग अ नेगेटिव चार्ज क्योंकि कंपाउंड पोलर होता है, एंड कार्बन इज हैविंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब आप खुद ही देख लो, इस हेलोजन पर ऑलरेडी एक नेगेटिव साइन तुमको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग, एक तगड़ा खतरनाक न्यूक्लियोफाइल आता है रिएक्शन में और इस हेलोजन को आकर वो रिप्लेस कर देता है। मतलब अब तुम्हारे कार्बन पर ये न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और तुम्हारा जो हेलोजन था वो बाहर निकल गया। सो यहां पर इस केमिकल रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोला जाता है। जरा इसको नोट करो। पता नहीं कहां से जोर जोर से आवाज आ रही है, हम थोड़ा कोशिश करते हैं आवाज को दबाने की, बट ठीक है, जितना हो सकेगा उतना दबाएंगे। चलो, क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए अब एक छोटी सी टेबल के तौर पर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। मान लो तुम्हारे पास में एक रिएजेंट है, रिएजेंट में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है और क्या प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, यहां पर तुम्हारा जो एक रिएजेंट है, एक स्टार्टिंग रिएजेंट है, वो तो अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। मैं इसको RX की तरह लिखूंगा। मान लो तुम्हारे पास में रिएजेंट है NaOH, सो डेफिनेटली NaOH में से तुम्हारा OH नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पर निकलेगा। वो तुम्हारे अल्काइल हैलाइड मतलब RX के साथ अगर तुम NaOH की रिएक्शन करते हो तो ये OH जाकर इस अल्काइल हैलाइड पर अटैक करेगा और बना लेगा ROH, और ये बाहर निकल जाएगा X नेगेटिव Na के साथ, तो ये बन जाएगा NaX। समझ रहे हो? तो तुम्हारा प्रोडक्ट क्या बनेगा? तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा ROH यानी कि अल्कोहल। अच्छा, इसके अलावा मान लो आप रिएजेंट के तौर पर वाटर ले लेते हो, तो यार वाटर में से भी OH नेगेटिव ही न्यूक्लियोफाइल की तरह निकलेगा, तो वो भी RX में से X को हटाकर OH जोड़ देगा, तो ये बन जाएगा तुम्हारा वाटर। अच्छा, एक और मैं एक एग्जाम्पल उठाना, NaOR। मान लो तुम्हारे पास में NaOR है, तो OR में से OR नेगेटिव निकलेगा रिएजेंट के तौर पर, न्यूक्लियोफाइल के तौर पर, और यहां पर बन जाएगा ROR, यानी बन जाएगा तुम्हारा क्या? ईथर। ये क्या बन जाएगा? ईथर। अच्छा, उसके बाद मान लो तुम्हारा कौन सा एग्जाम्पल अपन उठाएं? चलिए, अब मान लो तुम्हारे पास में अब NH3 है, अमोनिया है, NH3, तो NH3 में से NH2 नेगेटिव निकलेगा तुम्हारे न्यूक्लियोफाइल की तरह,
हेलोजन को यानी कि X को रिप्लेस करेगा। ये सब किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं? तुम्हारे अल्काइल हैलाइड के साथ। तो ये अल्काइल हैलाइड में से X को रिप्लेस करके RNH2 यानी कि अमाइन बना लेगा। समझ पा रहे बात को? अच्छा, मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पर KCN है, तो KCN में से CN नेगेटिव निकलेगा, CN नेगेटिव बना लेगा RCN, यानी इसको क्या बोलेंगे? अल्काइल साइनाइड। मान लो तुम्हारे पास में AgCN है, तो यहां पर से भी CN नेगेटिव ही निकलेगा, यहां पर क्या बन जाएगा? RCN, लेकिन इसको मैंने आइसोसाइनाइड बोला, अल्काइल आइसोसाइनाइड। वाई? तो इस चीज पर हम थोड़ी देर बाद वापस से आएंगे, लेकिन क्या ये चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? कोई दिक्कत? अच्छा, और एग्जाम्पल उठा के चलते हैं और टेबल सॉल्व करते हैं। तुम्हारे पास में KNO2 है, KNO2, तो NO2 नेगेटिव यहां से न्यूक्लियोफाइल के तौर पर निकलेगा और यहां बना लेगा RNO2, इसको बोलेंगे नाइट्राइड। फिर एक एग्जाम्पल और उठाते हैं, AgNO2 and it is nitrite. Okay, this is nitrite, TRIT, nitrite। ठीक से लिख देता हूं, NITRITE, नाइट्राइट। फिर मान लो मेरे पास में AgNO2 है, इसमें से भी NO2 निकल रहा है नेगेटिव, ये भी बन रहा है RNO2, लेकिन इसका नाम मैं नाइट्राइड नहीं लिखूंगा, इसको मैं अल्काइल नाइट्रेट बोलूंगा। अल्काइल नाइट्रेट नहीं बोल सकता मैं, इसको नाइट्रो अल्केन बोलना चाहिए मुझे। यस, मैं इसको नाइट्रो अल्केन बोलूंगा, नाइट्रो अल्केन। अब बस आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, नाम अलग अलग क्यों है? नाम अलग अलग क्यों है ना? तो देखेंगे, बट तुम लोगों को एक मोटे मोटे तौर पर क्या ये रिएक्शन समझ में आ गई? क्या मोटे मोटे तौर पर ये रिएक्शन समझ में आ गई कि जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है उसके लिए मुझे एक रिएजेंट की आवश्यकता होगी। रिएजेंट मैंने आपको दिखा दिया कि कौन कौन से रिएजेंट हो सकते हैं, वैसे और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, बट तुम एक मोटे मोटे तौर पर चीज समझ गए कि एक ऐसा रिएजेंट उठाना है जिसमें से नेगेटिव साइन वाला न्यूक्लियोफाइल बाहर आ जाए। वो आएगा, वो हमारे हेलोजन को बाहर फेंक देगा और खुद कार्बन से जुड़ जाएगा। R मतलब तुम्हारा अल्काइल ग्रुप, ये जो मैंने CH3 बनाया था ये इससे जुड़ गया, तो ये तुम्हारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। क्या ये बात समझ में आ गई? बहुत इजी केमिकल रिएक्शन है, कोई ज़्यादा इसके अंदर टेंशन लेने की या परेशान होने की बात नहीं है। एक बार ज़रा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं दो बातें सिखाऊंगा। ये जो कंपाउंड्स हैं, अब देखो इनके प्रोडक्ट के नाम अलग अलग हैं। ये अल्काइल साइनाइड है तो ये आइसोसाइनाइड है, इसको हमने अल्काइल साइनाइड क्यों नहीं बोला, ये सोचने वाली बात है। ये नाइट्राइट है तो हमने इसको नाइट्रो अल्केन क्यों बोला, हमने इसको नाइट्राइट क्यों नहीं बोला, ये भी सोचने वाली बात है। तो वो मैं सिखाऊंगा, बट पहले स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया स्क्रीनशॉट? ले लिया स्क्रीनशॉट। सो बेसिकली एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि तुम्हारे अल्काइल हैलाइड में से प्रेजेंट हेलोजन को एक उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल आकर रिप्लेस कर दे, ऐसी रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। एक स्टार बनाकर पॉइंट लिखो, एमबी डेंटेट न्यूक्लियोफाइल्स, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स। सर इसका मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एम्बीडेंटेड? देखो बच्चा लोग, तुम लोगों ने वो मूवी देखी है 3 इडियट्स? तुम लोगों ने क्या वो मूवी देखी है 3 इडियट्स? उसमें वो वीरू सहस्त्रबुद्धे है, वो दोनों हाथों से लिखता था। तो ऐसा इंसान जो दोनों हाथों से लिख सके उसको बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। तो जो एम्बी वर्ड आया है, ये एम्बी का मतलब होता है बोथ। एम्बी का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? बोथ। एंड डेंटेड का मतलब डोनर्स, मतलब ये ऐसा न्यूक्लियोफाइल है जिसमें मौजूद दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं। ठीक है, सो इसके अंदर लिस्ट में एक तो तुम्हारा KCN आएगा एंड तुम्हारा AgCN आएगा। देखो इससे जब तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल निकल रहा है तो बेसिकली यहां पर K पॉजिटिव है
और इस Cn पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज है। मतलब एक्चुअली क्या है, यहां पर एक आयोनिक बॉन्ड है इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक आयोनिक बॉन्ड है। तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो तुम्हारा पोटेशियम अलग हो जाएगा और जो तुम्हारा Cn नेगेटिव है वो पूरी तरीके से अलग हो जाएगा। अब यहाँ पर आप खुद ये बात जानने वाले हो कि भैया यहाँ पर चाहे तो कार्बन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। सर कैसे? देखो मैं आपको बताता हूँ। कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन्स ये नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन्स के साथ में इस प्रकार से ट्रिपल बॉन्ड बना के रहते हैं और इसका चौथा इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहता है। क्या ये बात समझ गए प्यारे बच्चों? क्या ये बात समझ गए प्यारे बच्चों? जब ये रेजोनेंस करता है तो रेजोनेंस करते वक्त कभी कभी इस कार्बन के पास में ऐसी सिचुएशन डेवलप हो जाती है। ये देखो, मतलब रेजोनेंस में क्या होता है, ये वाला बॉन्ड कभी कभी ब्रेक हो जाता है, ये वाला बॉन्ड कभी कभी ब्रेक हो जाता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाता है। देखो पहले ये एक इलेक्ट्रॉन था, अब यहाँ पेयरिंग हो गई, ये 2 बॉन्ड अभी भी यहाँ पर है, नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी भी यहाँ पर है, लेकिन ये वाला जो इलेक्ट्रॉन अभी यहाँ नेगेटिव चार्ज की तरफ हो गया है। तो बेसिकली यहाँ पर आप देखो, ये कार्बन चाहे तो बॉन्डिंग कर सकता है, यहाँ पर चाहे तो कार्बन अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ पर नाइट्रोजन चाहे तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन चाहे तो लोन पेयर डोनेट कर सकता है। मतलब टेक्निकली कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनर्स हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाने की ताकत रखते हैं। तो यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, यहां पर ध्यान रखना इनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग है? आयोनिक बॉन्डिंग है। लेकिन जब मैं AgCN की बात करता हूं तो AgCN में बेसिकली सिल्वर और कार्बन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। जब ये बॉन्ड टूटता है तो डेफिनेटली Ag पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और Cn पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्या ये बात तुम लोगों को समझ में आ गई? तो आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों एक बात तो समझ में आ गई कि ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स या न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब होता है ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स जिसमें एक नहीं 2 एटम्स डोनर्स हो। अच्छा, एक एग्जांपल और समझाऊं, KNO2 और AgNO2, देखो इन दोनों के अंदर भी न्यूक्लियोफाइल क्या निकल के आएगा? NO2 नेगेटिव, यही निकल के आएगा। तो अब यहां पर अगर मैं देखूं तो NO2 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो N डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, एक लोन पेयर, और ये नेगेटिव चार्ज। सो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारे NO2 में नाइट्रोजन एंड ये वाला ऑक्सीजन दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनर्स हो सकते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स को एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स बोलते हैं। बस ये बात ध्यान रखनी है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई? क्या ये बात आपको समझ में आ गई प्यारे बच्चों? पक्की बात? श्योर शॉर्ट? तो आपको MCQs में हो सकता है पहचानने को आ जाए कि एम्बीडेंटेड लिगेंड कौन सा है। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड्स के मैंने आपको 2 एग्जाम्पल कराए हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स आपको बढ़िया तरीके से समझ के रखने हैं, है ना। चलो, अब सवाल ये आता है कई बार, मैं अपने NCERT में भी सवाल दे रखा है और मैं हर साल बच्चों को बोलता हूं कि वो सवाल करके जाना, वो सवाल जरूरी है। सवाल ये है दैट वाई KCN forms alkyl cyanides but AgCN forms isocyanides। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखो बेटा, इसका जवाब ये है कि जब मेरे पास में KCN नामक रिएजेंट होता है, सो डेफिनेटली इसमें से Cn नेगेटिव यानी कि मेरा साइनाइड न्यूक्लियोफाइल निकलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, KCN में आयोनिक बॉन्ड है। KCN में कैसा बॉन्ड है? आयोनिक बॉन्ड है। अब जब ये आयोनिक बॉन्ड टूटेगा तो यहां पर कार्बन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार है और नाइट्रोजन भी अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए तैयार है। सो टेक्निकली जब हम लोग इसका ट्रीटमेंट
न्यूक्लियोफाइल का ट्रीटमेंट अल्काइल हैलाइड के साथ करते हैं, तो आपको इस हेलोजन को रिप्लेस करके यहां पर CN लगाना है। अब आप देखो, इस CN को टेक्निकली बॉन्ड बनाना इस कार्बन से, और हम लोग सब जानते हैं कार्बन इज अ वेरी गुड एलिमेंट जो कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर सके, लेकिन नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जो यूजुअली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। तो ये कार्बन क्या बोलेगा कि मैं भी कार्बन, ये भी कार्बन, चलो बॉन्ड बनाए, चलो बॉन्ड बनाए। तो क्या होगा, ये तुम्हारे कार्बन के साथ में CN बॉन्ड बना लेगा, तो ये सिंपल साइनाइड बन गया। लेकिन जब मैं AgCN की बात करता हूं तो AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, AgCN में तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब ये कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से ये कार्बन इस सिल्वर के साथ में ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। तो अब क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन होगा ये बोलेगा कि एक काम कर, तू तो लगा हुआ है, मैं एक काम करता हूं, मैं फालतू बैठा हूं, मैं इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता हूं। तो कार्बन को ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऐसा कंपाउंड बना लेता है और ये Ag के साथ जुड़ा हुआ रहता है। तो ये हो गया AgCN और ये कार्बन से जुड़ गया। देन बाद में ये बॉन्ड टूट जाता है, Ag अलग हो जाता है और वहां का हेलोजन इससे जुड़ जाता है, तो ये NC बन गया। NC मतलब आइसोसाइनाइड। क्या ये बात समझ में आ गई? सो AgCN में कोवेलेंट बॉन्ड होने की वजह से कार्बन डू नॉट फॉर्म्स bond with CX carbon because it is bonded to Ag। लेकिन आयोनिक बॉन्ड के अंदर कार्बन ऑफ साइनाइड आयन इज फ्री टू फॉर्म द बॉन्ड विथ CX कार्बन। क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, बहुत इजी से होने वाला क्वेश्चन था, इसको जरा नोट कर लो। फिर हम लोग चलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के मैकेनिज्म की तरफ, जिस पर मेजरली सवाल आते हैं। यहां तक देख लो, अगर कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आर यू अ क्लास 9th और 10th स्टूडेंट? क्या आप सच में IIT नीट या ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो? अगर हाँ तो गाइस अनअकैडमी पर आ चुका है एक बहुत शानदार टेस्ट जिसे बोला जाता है अनअकैडमी कॉम्बैट। 3 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे ये होने वाला है। आज ही रजिस्टर कराएं, रजिस्ट्रेशन गाइस फ्री है। आप लोगों का ये टेस्ट विल बी अ बिगेस्ट स्कॉलरशिप एवर फॉर द क्लास 9th and 10th स्टूडेंट, जो कि आज से ही अपना फाउंडेशन प्रिपेयर करना चाहते हैं फॉर IIT, JEE, नीट, NTSC, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स के लिए। गाइस स्कॉलरशिप पूल आप देख सकते हैं 10 लाख रुपए तक का है। जिन बच्चों के पास में एंड्रॉइड ऐप अनअकैडमी का है उन्हीं लोगों के लिए ये एप्लीकेबल है। 3 अक्टूबर को होने वाला है। गाइस आपको जब इस कोर्स के लिए आप एनरोल करेंगे, आप कोड यूज करेंगे MPYT, द कोड विल बी MPYT। इस कोर्स में जो 1st to 3rd रैंक वाले स्टूडेंट्स हैं उन्हें 1 ईयर का अनअकैडमी फ्री सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 4 to 10th रैंक वालों का 75% सब्सक्रिप्शन मिलेगा, मतलब फीस पर 75% ऑफ मिलेगा। 11 to 50 रैंक वालों को 50% स्कॉलरशिप मिलेगी अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे, और 51 से 100 रैंक वाले स्टूडेंट को 25% तक का ऑफ मिलेगा। गाइस 60 मिनट्स का टेस्ट होगा, 30 क्वेश्चंस होंगे, साइंस एंड मैथमेटिक्स के 2 सेक्शंस होंगे, 30 क्वेश्चंस ईच। एंड उसके बाद में आप लोगों को आपके रिजल्ट्स मिलेंगे। आप जहां जहां आपने गलतियां करी है वो सब के बारे में आपको डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। हमारी टॉप मोस्ट एजुकेटर की टीम्स आप लोगों को इसके सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगी। बस आपको कोड यूज करना है MPYT। आप लोगों को इस कॉम्बैट का पूरा लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो गाइस देर किस बात की, ग्रैब द ऑफर नाउ। ये लिमिटेड टर्म के लिए है। आप जिस भी 9th-10th के स्टूडेंट को जानते हो फटाफट से इसके बारे में उन्हें बता दीजिए। सो गाइस लेट्स क्रैक इट।